षड्यंत्र भाग 6 मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। उनके कहानी संकलन जंगल जिंदा है से। षड्यंत्र भाग 6 मदन मोहन तरुण। ओह, तुम यह अपने ही घर में चोरी करना कब से सीख लिया तुमने? उस छुपे हुए खजाने को अचानक सामने देखकर मन मचल उठा, जिसे इसके पहले कभी नहीं देखा था। पहली बार? भला वह कौन सा खजाना है जिसे तुम पहली बार देख रहे हो? जरा मैं भी तो सुनूं। तुम्हारे तुरंत नहाए देह की वह ताजी गंध जो मेरे मन पर छाकर जादू कर रही है। सची, अब तक मैंने तुम्हें अपने उपवन में खिले सबसे मोहक फूल के रूप में देखा है, लेकिन आज तो तुम जंगल में खिले किसी आवारा, किसी अनाघ्रात फूल की तरह अपने देह की नदी की धारा के पास खिल पड़ी हो। तो फिर खड़े क्यों हो? कर लो तृप्त तन मन को, लगा लो डुबकी सुगंधि की इस धारा में। लेकिन आज तो तुमने एक जनसभा बुलाई है ना? अरे हाँ, जन प्रतिनिधियों की सभा, दधीचि के सम्मान में। आज पूरा अंतःपुर उसी के लिए तैयार हो रहा है। सभी उत्सुक हैं उस व्यक्ति को देखने को। हड्डियों का ढांचा होने के बावजूद पर्वतों सा मजबूत है, जिससे वृत्र जैसा असुर भी डरता है, जो न राजा है न कोई उच्चाधिकारी, फिर भी बड़े बड़े दिग्गज भी उससे ईर्ष्या करते हैं, उसकी प्रतिष्ठा से। बस सची, बहुत हो चुका। तुम सूखी हड्डियों के ढेर को तुम भी पहाड़ कहती हो? तुम भी उन गंवारों के झांसे में आ गई? कौन ईर्ष्या करता है उस गंवार से? लेकिन यह जनसभा, यह सम्मान, सब नाटक है, प्रशासन के चौंचले हैं। हमें कई बार ऐसे लोगों के प्रति अपना सम्मान जताना पड़ता है जिनसे हम घृणा करते हैं। दधीच जैसे लोग जनता के बीच पैदा होते हैं, उस जनता के बीच जो कीड़ों मकोड़ों की तरह लाखों करोड़ों में पैदा होती है। अगर वह अपनी सत्ता की महत्ता से अवगत ना हो तो जब चाहो पाँवों से रौंद सकती हो तुम उसे। दासों की तरह अपने घरों में चुटकी भर दाने फेंक कर कोई भी काम करा सकती हो, लेकिन वह अगर अपनी शक्तियों से परिचित हो जाए तो हम जैसे शक्तिशाली लोगों को पल भर में रौंद सकती है। दधीच इन्हीं लोगों के बीच से उभरा है। वह इन्हीं लोगों की महत्वाकांक्षाओं का जीवंत रूप है। उसकी जड़ें जन जन के रेशे रेशे में गड़ी हैं। हम चाहे भी तो उसे उखाड़ नहीं सकते, लेकिन उसकी जड़ें गीली तो नहीं रख सकते ना। तो यह सभा उसकी खुशामद में है। हाँ, ऐसा ही समझो। उस जैसे लोग पैसे से खरीदे नहीं जा सकते। पद का लोभ और लालच नहीं है उनमें, जो हमारे सबसे कारगर साधन हैं ऐसे लोगों को खरीदने के। मगर उन्हें वश में तो रखना ही होगा ना, क्योंकि वे हमसे भी महाकार होते जा रहे हैं। वे हमारी सत्ता के सबसे बड़े शत्रु बन चुके हैं। हमारा देश तो हमारी छोटी सी कुर्सी है, अगर वह न रहे तो हम कहाँ रह जाएंगे? यह ऐशो आराम, यह सम्मान, यह ऐश्वर्य, यह भोग, यह विलास, इससे भी बचने के लिए दधीच जैसे लोगों का सम्मान करना पड़ता है हमें, ताकि वे शांत रहें और हमें हमारा प्राप्य मिलता रहे। और वृत्र हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। हम उससे संधि वार्ताएं करते रह सकते हैं। वृत्र जनता के लिए भय का कारण है, इंद्र के लिए नहीं। जनता को कड़ी मेहनत और चोट खाने की आदत होती है। फिर यदि मैं दिन भर वृत्र मारता फिरूं तो सची की सरिता में स्नान कब करूंगा? कभी कभी वृत्र मार दिए जाते हैं सची, ताकि जनता जब हमें भूलने लगे तो हम उसे अपनी याद दिला सकें। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम मेरे इंद्र नहीं हो। यह तुम क्या कह रही हो सची? जरूर किसी ने बहका दिया है तुम्हें। तुम तो सहज विनोद को भी शब्दशः ग्रहण करने लगी हो। क्या इसके पहले किसी को इंद्रासन में बुलाया गया है? हमने उसकी सुरक्षा की अभूतपूर्व व्यवस्था की है। अभूतपूर्व सुरक्षा? लेकिन सभी लोग तो उसे अजात शत्रु कहते हैं। शब्दों के कोरे खेल हैं ये। प्रशासन को जो सूक्ष्म सूचनाएं मिलती हैं उसकी जनसाधारण को क्या खबर? मेरी जानकारी के अनुसार वृत्र दधीचि को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है। उसके आदमी न जाने कहाँ किस रूप में विद्यमान हो। उसकी जिंदगी का हर पल
किसी विस्फोटक की यात्रा की तरह है। जानती हो, हमारे प्रशासन की सबसे ज़्यादा शक्ति उसकी ही सुरक्षा व्यवस्था पर खर्च होती है। देश किसी भी कीमत पर दधीची जैसी महान हस्ती को खो नहीं सकता। आओ परिचारिका। यह क्या है? जरूर कोई आवश्यक सामग्री होगी। तभी परिचारिका अंतः कक्ष में प्रविष्ट हुई। हाँ सची, यह दधीची के सम्मान में राष्ट्र के नाम संदेश है मेरा। यह होगा दधीची के प्रति मेरा अप्रथम सम्मान। ओह इंद्र, तुम्हें पहचानने में मुझसे कितनी बड़ी भूल हो रही थी। तुम सचमुच महान। हाँ, महाप्रभु दधीची आ गए, महाप्रभु दधीची आ गए, महाप्रभु दधीची आ गए। चलो चलो चलो। प्रहरी सावधान, रक्षक सावधान, सामने से नहीं सूने गलियारे से ले चलो, इधर खतरा है। महाप्रभु दधीची आ गए। पूरा अंतःपुर बाहर की ओर भागा जा रहा है। मैं भी इसी क्षण की प्रतीक्षा में थी। पवित्र हो गई इंद्रपुरी उनके आने से। चलो इंद्र, चलो, तुम्हें उनके सम्मान में राष्ट्र के नाम संदेश भी तो पढ़ना है। अरे हाँ हाँ दधीची, राष्ट्र के नाम संदेश। चलो चलो ना, लो अपना यह राष्ट्र के नाम संदेश। इंद्र इंद्र, लगता है विधाता का कोई प्रकोप फट पड़ा हो। जरूर जरूर कोई अघटनीय घटना घटी है। ओह, कैसी हृदय विदारक थी वह आवाज़, जैसे हड्डियों का पहाड़ भर भरा कर गिर रहा हो। हाँ हाँ, और जैसे सैकड़ों लोगों ने एक साथ मिलकर किसी असाधारण बलशाली को भूमि पर गिरा दिया हो। सची, हाँ हाँ, और किसी अस्त्र से उसकी गर्दन रेत डाली हो, और फिर उस कटी गर्दन से जैसे रक्त का फव्वारा फट पड़ा हो। कैसा असाधारण बलवान था वह। जब वह गिरा, धरती कांप उठी, उसके महानाद से आकाश फट पड़ा। कौन है ये लोग जो बिना सूचना के ही यहाँ तक चले आए, रक्त के से लथपथ, जैसे किसी की हत्या कराए हों। मुखौटाधारी आकृतियां सोल्लास एक साथ जैसे यंत्रवत बोल उठती हैं। दधीची मारे गए देवी, दधीची मारे गए देवी, दधीची मारे गए देवी। क्या कहा? महाप्रभु दधीची मारे गए? हाँ देवाधिदेव, हम सब ने मिलकर। चुप। महाप्रभु दधीची? ओह इंद्र, तुम चुप क्यों हो? क्या हुआ वज्रधारी की भुजाओं को? अवश्य ही वृत्र के लोग हैं यह। नहीं देवी, हम नहीं हैं देशघाती वृत्र के आदमी, हम अनुचर हैं देवाधिदेव। तो फिर यह जघन्य कार्य? ओह नहीं नहीं, यह सच नहीं हो सकता। हमारी इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में यह घोर कर्म असंभव है, असंभव है। मैं देखता हूँ, यदि यह सच है तो किसने किया यह दुस्साहस? मैं कहता हूँ सच नहीं है यह। बाहर जनता नियंत्रण से बाहर हो रही है देवराज। रक्षक उन्हें रोक पाने में असमर्थ हो रहे हैं। षड्यंत्र भाग 6, मदन मोहन तरुण।